अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मंसूर सलीम और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 वंस मोर टू द लेक की उर्दू एक्सप्लेनेशन। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस और कोचिंग्स के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है और स्टोरी समझ नहीं आ रही है, इसको आसान करके समझा दें। तो जनाब आपकी आसानी के लिए पेश खिदमत है वंस मोर टू द लेक की उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और अगर आपने अभी तक एमसीक्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं वंस मोर टू द लेक की उर्दू एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑथर के बारे में। वंस मोर टू द लेक के ऑथर हैं ईबी वाइट, जिनका पूरा नाम है एल्विन ब्रूक्स वाइट। ये एसे एक नैरेटिव और नॉन फिक्शन एसे है जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग की एक टेक्निक है जिसमें राइटर अपने जहन में आने वाली तमाम बातों को बगैर किसी तसलसल यानी कंटिन्यूटी के नॉन लीनियर नैरेटिव में लिख रहा होता है। अगर बात को आसान करके बोलूं तो वो कभी एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है, कभी पास्ट की बात करते हुए अचानक प्रेजेंट की बात करने लगता है, प्रेजेंट की बात करते हुए फ्यूचर की, या दोबारा पास्ट की बात करने लगता है। इन शॉर्ट ये कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग का वो अंदाज है जिसमें राइटर के जहन में जो भी कुछ चल रहा होता है वो उसे एज इट इज लिख देता है। और अगर बात की जाए पब्लिकेशन की तो वंस मोर टू द लेक ऐसे पहली बार हार्पर्स मैगजीन में 1941 में पब्लिश हुआ था। इस कहानी की सेटिंग यानी टाइम 1904 है और प्लेस यूएसए मेन में बेलग्रेड लेक्स बताई गई है। इस ऐसे की थीम नॉस्टैल्जिया यानी माजी की खूबसूरत यादें, फादर एंड सन रिलेशनशिप और फीलिंग ऑफ डुअल एग्जिस्टेंस यानी एक वक्त में दो अलग अलग जिंदगियों का एहसास होना है। आइए अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वन समर, एक दफा मौसम गर्मा में, अलोंग अबाउट 1904, तकरीबन 1904 की बात है। माई फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन मेन। मेरे फादर ने मेन के इलाके में झील पर एक कैंप किराए पर लिया। मेन यूएसए में एक जगह का नाम है। माई फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन मेन। मेरे फादर ने मेन के इलाके में एक झील पर एक कैंप किराए पर लिया। एंड टुक अस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और हम सबको एक महीने के लिए अगस्त में वहां ले गए। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस, सिवाय कुछ मामूली परेशानियों के। इनकन्वीनियंसेस का मतलब होता है परेशानियां। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस, सिवाय कुछ मामूली परेशानियों के, द वेकेशन वॉज अ सक्सेस। वो छुट्टियां बड़ी कामयाब थी यानी बहुत खुशगवार या मज़ेदार थी। एंड फ्रॉम देन ऑन, और जिसके बाद से, नन ऑफ अस एवर थॉट, हम में से किसी ने कभी भी नहीं सोचा, देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन मेन, कि दुनिया में मेन की झील जैसी कोई और जगह भी होगी। वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट फॉर वन मंथ। हम वहाँ हर गर्मियों में फर्स्ट अगस्त को एक महीने के लिए छुट्टियां गुजारने जाते थे। A few weeks ago, this feeling got so strong. कुछ हफ्ते पहले मुझे वो सब बड़ी शिद्दत से याद आने लगा, यानी राइटर को अपने बचपन में झील पे जाना याद आने लगा। A few weeks ago, this feeling got so strong. कुछ हफ्ते पहले मुझे वो सब शिद्दत से याद आने लगा। I bought myself a couple of fish hooks and a spinner. मैंने अपने लिए कुछ मछली पकड़ने वाले कांटे और एक स्पिनर खरीदा। एंड रिटर्न टू द लेक, और वापस झील की जानिब चल दिया। वेयर वी यूज टू गो, जहां हम बचपन में जाया करते थे। फॉर अ वीक्स फिशिंग एंड टू रिविजिट ओल्ड प्लेस, ताकि वहां पर मैं एक हफ्ता मछली के शिकार में गुजारूं और दोबारा पुरानी जगह की सैर करूं। आई टुक अलोंग माई सन, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हु हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर अप हिज नोज, जो कि कभी भी झील में उतरकर नहीं नहाया था। फ्रेश वाटर कहते हैं झील के पानी को। एंड हु हैड सीन लिली पैड्स ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज, और उसने कवल के पत्तों को सिर्फ ट्रेन की खिड़की से ही पानी में तैरते हुए देखा था। लिली पैड्स कवल के फूल या पत्तों को कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। ये पौधा पानी के अंदर खिलता है, पानी में ही बड़ा होता है। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, झील के सफर के दौरान, आई बिगन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक दैट, मैं सोचने लगा कि अब वो सब कुछ कैसा होगा। अब यहाँ पर राइटर ने पहले डिस्कस किया अपने पास्ट को, कि वो जाता था अपने फादर के साथ, वो वहाँ जाया करते थे, और अब वो अपने बेटे के साथ जा रहा है। आई बिगन टू वंडर व्हाट
इट वुड बी लाइक दैट। मैं सोचने लगा कि वो अब वो सब कुछ कैसा होगा। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मार्क्ड दिस यूनिक दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। मुझे ख्याल आया कि अब तक तो वक्त ने उस अनोखे खूबसूरत मकाम को बर्बाद कर दिया होगा। यानी वो बचपन में वहां जाता था तो अब ये सोचने लगा कि पता नहीं अब वो झील पहले जैसी खूबसूरत हो या नहीं हो। द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम, वो सायदार खलीजी पनागाहें और पानी के चश्मे, द हिल्स, वो पहाड़ियां, दैट द सन सेट बिहाइंड, जिनके पीछे सूरज गुरूब होता था, द कैंप एंड द पाथ्स बिहाइंड द कैंप, वो खैमे और खैमों के पीछे वाले रास्ते। आई वॉज श्योर दैट, मुझे यकीन था, द टार्ड रोड वुड हैव फाउंड इट आउट, मुझे यकीन था कि वो तारकोल वाली सड़क तो वहां जरूर होगी। तारकोल यानी वो जो डामर की सड़कें होती हैं, मुझे यकीन था द टार्ड रोड वुड हैव फाउंड इट आउट, वो तारकोल वाली सड़क वहां जरूर होगी। टार्ड डामर को कहते हैं जो पक्की सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे यहाँ मेन रोड ब्लैक कलर के होते हैं। एंड आई वंडर्ड, और मैंने ये भी सोचा, इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डेसोलेटेड, और मैंने ये भी सोचा कि शायद वो सड़क अब वीरान हो या तबाह हो गई हो। इट इज स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट, कि जब आप इस तरह की जगहों को याद करते हैं, वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इनटू द ग्रूव्स व्हिच लीड बैक, तो आपका जहन दोबारा पुरानी कैफियत में चला जाता है और आपको फिर से पुराने दौर का एहसास होने लगता है। रिटर्न इनटू द ग्रूव्स एक इडियम है और इसका मतलब होता है अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाना। यू रिमेंबर वन थिंग, आप एक बात को याद करते हैं, एंड सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर थिंग, और फिर अचानक आपको उससे जुड़ी दूसरी बात याद आ जाती है। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग, इसी तरह मुझे भी वहां बचपन में झील पे गुजारी हुई तमाम अर्ली मॉर्निंग्स याद आने लगी। व्हेन द लेक वाज कूल एंड मोशनलेस, जब ठंडी ठंडी झील बिल्कुल बेहरकत यानी पुरसुकून हुआ करती थी। रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लंबर इट वाज मेड ऑफ, मुझे याद आने लगा कि हम जब झील पर जाते थे तो वो झील के पास जो कॉटेज बना होता था जहां हम रूम रुकते थे कैंप के अंदर, वहां बेडरूम से लकड़ी के फर्नीचर की खुशबू आती थी। एंड ऑफ द वेट वुड्स हु सेंट एंटर्ड थ्रू द स्क्रीन, और मुझे ये भी याद है कि वहां करीब में जो दरख्त होते थे वो गीले होते थे, यानी क्योंकि वो लेक के पास होते थे तो लेक की वजह से दरख्त की लकड़ी गीली होती होगी। एंड ऑफ द वेट वुड हु सेंट एंटर्ड थ्रू द स्क्रीन, और वो गीले दरख्त जिनकी खुशबू खिड़की से अंदर तक आया करती थी। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन, कैंप में पार्टीशंस पतले होते थे, एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, और कमरों की छत तक ऊंचे नहीं होते थे। एंड एज आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अप, और मैं जो हमेशा सुबह सवेरे सबसे पहले उठ जाता था, आई वुड ड्रेस सॉफ्टली सो एज नॉट टू वेक अदर्स, मैं खामोशी से उठकर कपड़े बदलता ताकि किसी की आंख ना खुले। एंड स्नीक आउट इन टू द स्वीट आउटडोर्स, और छुपके से बाहर की दुनिया में निकल जाता था। एंड स्टार्ट आउट इन द केनो, और कश्ती में सवार होके, केनो कहते हैं कश्ती को, वो जो चप्पू चलाने वाली कश्ती होती है। एंड स्टार्ट आउट इन द केनो, और मैं कश्ती में सवार होकर, कीपिंग क्लोज अलोंग द शो इन द लॉन्ग शेडो ऑफ द पाइन्स, मैं कश्ती में सवार हो जाता और झील के साथ सनोबर के लंबे लंबे दरख्तों के साए में घूमता फिरता रहता। शोर कहते हैं साहिल को, और पाइन्स ट्रीज को कहते हैं पाइन ट्रीज, जिनको लंबे लंबे ऊंचे दरख्त होते हैं, और ये सनोबर के दरख्त कहलाते हैं। इसी नाम पर हमारे यहाँ सनोबर नाम रखा जाता है। कीपिंग क्लोज अलोंग द शो इन इन द लॉन्ग शेडो ऑफ द पाइन्स, और मैं झील के किनारे लंबे लंबे सनोबर के दरख्तों के साए में कश्ती चलाता। द लेक हैड नेवर बीन वट यू वुड कॉल अ वाइट लेक, वो किसी जंगल या वीरान इलाके की झील नहीं थी, यानी वो बाकायदा एक पिकनिक पॉइंट था, कोई ऐसी रैंडम प्लेस नहीं थी कि जो बिल्कुल भी डेवलप्ड ना हो। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स, वहाँ शोर पर, वहाँ साहिल पर जगह जगह कॉटेजेस बने हुए थे। जैसे हमारे यहाँ कराची में करली झील पर हम जाते हैं तो हट्स बने हुए होते हैं, और वहाँ पर जाके हम उसको किराए पर लेते हैं और पिकनिक मनाते हैं और वहाँ अपना सामान रखते हैं। वहाँ पर बाकायदा तौर पर फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बेडरूम्स होते हैं, लॉन्च होता है, आप मूवी भी देख सकते हैं, मतलब यू कैन एंजॉय ओवर देयर। तो अब ये कहते हैं देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंगल्ड अराउंड द शोर्स, वहाँ साहिल पर जगह जगह कॉटेजेस बने थे।
एंड इट वॉज इन फार्मिंग, और वो जगह खेती बाड़ी वाली जगह थी, वहाँ खेती बाड़ी भी होती थी, वहाँ फार्म्स भी थे। ऑल्दो द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैविली वुडेड, जबकि इसके साथ साथ झील के किनारे पर बहुत सारे दरख्त भी थे, वो घने दरख्तों वाला एरिया था। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स, और कुछ कॉटेजेस करीबी किसानों की मिल्कियत थे। एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस, और आप झील के किनारे पर फार्म हाउस में स्टे कर सकते थे और खाना भी खा सकते थे। दैट्स व्हाट आवर फैमिली डिड, और हमारी फैमिली ने भी यही किया। तो आपने देखा कि राइटर ने अपने पास्ट के बारे में बताया, फिर वो बताने लगा कि मैं अपने बेटे के साथ जाने लगा, और फिर उसको उसको जब वो रास्ते में जा रहा होगा सफ़र के दौरान, तो उसको दोबारा अपना पास्ट याद आने लगा। अब जब उसे पास्ट याद आने लगा तो एक बात से दूसरी बात याद आने लगी, दूसरी से तीसरी बात याद आने लगी, और उसने पूरा अपना बचपन का हाल बताया। और वो रास्ते में सोचने लगा कि वो तारकोल वाली सड़क अब पता नहीं वहाँ हो या नहीं हो, यानी सफ़र के दौरान उसको दोबारा याद आने लगा। जैसे हमारे साथ होता है, हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम बहुत सालों के बाद अगर वहाँ जा रहे हो तो हम याद कर रहे होते हैं कि ऐसा लास्ट टाइम गया था तो मैं ऐसा हुआ था, ये था, हमने ये किया था, पता नहीं वो जगह ऐसी हो कि नहीं हो। तो इसी तरह यहाँ पर राइटर ने भी कहा था कि वो सड़क होगी तार वाली या नहीं होगी, और उसको फिर ख्यालात आने लगे कि वो झील कैसी है, तो वो डिफाइन करने लगा कि झील पर कॉटेजेस वगैरह हैं। आगे वो कहता है, आई वॉज राइट अबाउट द टार, मैं तारकोल वाली सड़क के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था। जैसा कभी हमने पढ़ा कि इसने सफ़र शुरू किया है तो ये सोच रहा है कि पता नहीं वो पक्की सड़क कैसी होगी। यहाँ पर ये बात मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम राइटर के माइंड को इस टाइम में रीड कर रहे हैं। तो वो कहता है, आई वॉज राइट अबाउट द टार, मैंने तारपुल वाली सड़क के बारे में बिल्कुल सही सोचा था, यानी वो सड़क अब भी यहाँ पर मौजूद थी। इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, वो आधे मील की सड़क थी जो कि साहिल के अंदर तक जाती थी। साहिल के अंदर तक जाने से मुराद ये है कि वो रास्ता साहिल तक जाता होगा। जैसे हमारे सी व्यू के साथ कराची में जो है वो एक रोड साथ में जा रहा होता है। अगर आप कर्ली झील की तरफ जाएं तो एक लंबी सड़क है जो कि बिल्कुल कर्ली झील के बिल्कुल आपको साहिल पे जाके उतारती है। तो इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, वो आधे मील की सड़क साहिल को जाती थी। व्हेन आई गॉट बैक देयर विद माय बॉय, जब मैं अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा, एंड वी सेटल्ड इनटू अ कैंप नियर अ फार्म हाउस, और हमने फार्म हाउस के करीब अपना कैंप लगाया। एंड इनटू द काइंड ऑफ द समर टाइम आई हैड नोन, ये और बिल्कुल उसी तरह लगाया जैसे जब मैं अपने बचपन में अपने फादर के साथ जाता था, तो बिल्कुल यही एक्टिविटीज वहां करता था, मुझे वो सब कुछ याद आने लगा। आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीटी मच द सेम एज इट हैड बीन बिफोर, और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने लगा था जैसा पहले हुआ करता था, यानी इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला था और हर चीज पहले की तरह हो रही थी। आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन, मुझे ये ख्याल, ये वहम आने लगा, इल्यूजन कहते हैं वहम को, मुझे ये वहम आने लगा दैट ही वॉज आई, एंड therefore by simple transposition that I was my father। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहने लगा कि मुझे ये वहम होने लगा कि ये जो छोटा बच्चा, ये जो बेटा है मेरे साथ, ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि मैं हूँ। यानी यहाँ पर उसे अपने पास्ट का एहसास होने लगा जब वो अपने फादर के साथ आता था। तो उसने क्या कहा, दैट आई बिगिन टू सस्टेन द इल्यूजन दैट ही वॉज आई, एंड देयरफॉर बाय सिंपल ट्रांसपोजिशन दैट आई वॉज माई फादर। मुझे ये वहम होने लगा कि ये छोटा बच्चा, मेरा मेरा जो बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं बल्कि मैं खुद हूँ जो अपने वालिद यानी मेरे मेरे साथ यहाँ झील पर आया हुआ है। यानी इससे अपने बेटे में अपना बचपन और अपने वालिद में, अपने आप में अपने वालिद की फील आ रही थी। दिस सेंसेशन परसिस्टेड, kept cropping all the time we were there, और जब तक हम वहां रहे मुझे ये एहसास होता रहा कि मैं अपने बचपन में वापस आ गया हूं, और was not an entirely न्यू फीलिंग। वो कहता है ये एहसास मुझे कोई लाइफ में पहली मर्तबा नहीं हो रहा था। इट सीम टू बी, बट इन दिस सेटिंग इट ग्रीव मच स्ट्रोंगर। कह रहा है कि ये एहसास मुझे कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा था, ये कोई नया एहसास नहीं था। ये जो फीलिंग्स आ रही थी कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये जो मैं अपना फादर हूँ और मेरे साथ जो मेरा बेटा है वो मेरा बचपन है, ये एहसास पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। बट इन दिस सेटिंग इट ग्रीव मच स्ट्रोंगर। हाँ, अलबत्ता इस जगह दोबारा आकर, उस झील पर वापस आकर मुझे ये एहसास और ज़्यादा शदीद हो गया था। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही वक्त में दोहरी यानी दो अलग अलग जिंदगियां गुजार रहा हूँ। एक ये वाली जिंदगी जिसमें मैं अपने बेटे के साथ हूँ, और दूसरी जिंदगी
पास्ट वाली ज़िंदगी जिसमें मैं अपने फ़ादर के साथ यहाँ आया करता था। यहाँ पर हमने बात की थी ना अभी जब हम थीम की बात कर रहे थे कि डुअल एक्ज़िस्टेंस वाली, तो यहाँ पर उसने खुद भी इसका ज़िक्र कर दिया। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एक्ज़िस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही वक़्त में दोहरी यानी 2 अलग-अलग ज़िंदगियाँ गुज़ार रहा हूँ। आई वुड बी इन द मिडल ऑफ द सिंपल एक्ट, एक ज़िंदगी में या एक तरफ तो मैं किसी काम में मशगूल होता। आई वुड बी पिकिंग अप अ बेट बॉक्स और लेइंग डाउन अ टेबल फोर्क, मैं मछली के कांटों का डब्बा उठा रहा हूँ या खाने की मेज़ पर चम्मच या कांटे वगैरह रख रहा हूँ, और आई वुड बी सेइंग समथिंग, या कुछ कह रहा हूँ, एंड सडनली और अचानक इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर, ऐसा महसूस होता कि जैसे मैं नहीं हूँ, मेरे फादर बात कर रहे हैं। हु वाज सेइंग द वर्ड्स और मेकिंग द जेस्चर, जो बात कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं या कोई जेस्चर कोई इशारा कर रहे हैं। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन, और इससे मुझे एक अजीब सा एहसास होता था क्योंकि वो बार बार जो है वो प्रेजेंट और पास्ट उसका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में हूँ। उसे उससे जुड़ी अपनी मेमोरीज और नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हो रही थी। वो सब अच्छा एहसास बार बार हो रहा था कि पास्ट में मैं ऐसा करता था। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग, और हम पहली सुबह मछली पकड़ने गए। अब वो यहाँ पर आ गया वापस अपने बेटे के साथ वाली कहानी में। आई फेल्ट द सेम डेम्प मॉस कवरिंग द वॉर्म्स इन द बेट केन। डेम्प कहते हैं गीली जगह को या किसी गीली चीज को, मॉस कहते हैं काली काई को। जो पानी वाली जगहों पर हरी हरी काई जम जाती है, अक्सर आपने देखा होगा, बारिश होती है या किसी जगह पर जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गुजरता है तो वहाँ पर हरे रंग की काई जम जाती है। और बेट कहते हैं, BAIT, बेट कहते हैं मछली के चारे को। चारे से मुराद क्या है? मछली पकड़ने के लिए जो कीड़े वगैरह, आपने देखा होगा जब लोग मछली के शिकार पर जाते हैं तो मछली के हुक के अंदर कुछ चीज़ लगाते हैं, कुछ कीड़े वगैरह होते हैं या कुछ छोटी छोटी सी ऐसे लिविंग चीज़ें होती हैं जिनको वो लगाते हैं, और वो फिर जब झील वगैरह में डालते हैं तो मछली वो खाने के लिए आती है। तो वो जो मछली पकड़ने वाला चारा होता है जिससे जिसको कांटे में फंसा के फेंका जाता है, वो बेट कहलाता है, और जिस केन के टीन के डब्बे में आता है उसको केन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आई फेल्ट द सेम डेम्प मॉस कवरिंग द वॉर्म्स इन द बेट केन, मुझे मुझे वही मछली के चारे पे जमी हुई गीली काई याद आने लगी। एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई रॉड एज इट होवर्ड अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, और मैंने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी पर ड्रैगन फ्लाई उतरती हुई देखी जो कि पानी की सतह के ऊपर भिनभिना रही थी। ड्रैगन फ्लाई आपको पता है वो उड़ने वाला, जो एक हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं उस कीड़े को, उड़ने वाली एक फ्लाई होती है। इट वॉज द अराइवल ऑफ द फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट। अब सब कुछ इसके साथ वही हो रहा था जब ये अपने फादर के साथ आता था। फर्क ये है कि आज अपने बेटे के साथ आया है, पहले फादर के साथ आता था। अब कहता है कि इस मक्खी के आते ही, इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट, कि मेरे सारे डाउट खत्म हो गए, मेरे तमाम शक व शुबात खत्म हो गए, और मुझे यकीन हो गया, वो कन्विंस हो गया, दैट एवरीथिंग वॉज इट ऑलवेज हैड बीन, कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था और अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। that the years were a mirage and there had been no years। कहता है कि अब तक जो इतने साल गुजर गए थे, पहले फादर के साथ आता था, आज अपने बेटे के साथ आया है, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा है, तो कुछ भी बदला नहीं है, बल्कि वैसे ही, बल्कि उससे तो ये यकीन हो गया कि ये जो सालों का गुजर जाना है, इतने सालों का गैप है, ये महज एक एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही है। द स्मॉल वेव्स वर द सेम। अब ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है, कह रहा है कि जब मैं फादर के साथ आता था तो इसी तरह से वहां पर, यहाँ पर झील में लहरें होती थी। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, वो लहरें भी पहले जैसी थी। चकिंग द रोबोट, रोबोट कहते हैं कश्ती को, चकिंग द रोबोट अंडर द चिन एज वी फिश्ड द एंकर, और हम कश्ती से लंगर डालकर, मुंह नीचे को झुकाकर मछली पकड़ते थे। एंड द बोट वॉज द सेम बोट, और कश्ती भी बिल्कुल पहले ही जैसी थी, पहले मतलब जब वो फादर के साथ आता था। द सेम कलर ग्रीन, उसका वैसे ही हरा कलर था। एंड द रिब्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस, और वही हरे रंग की कश्ती, और उसके अंदर की लकड़ियां भी उसी तरह टूटी हुई थी जैसे पहले जब फादर के साथ आता था उस दौर में जो कश्ती होती थी। एंड द फ्लोर बोर्ड्स द सेम फ्रेश वाटर लिविंग एंड डेब्रिस, और कश्ती के नीचे अगर देखा जाए, कश्ती से झांक के देखा जाए तो वैसे ही तख्ते होते थे, वैसे ही कश्ती के नीचे पानी होता था, और पानी के नीचे जो आपको झील का मलबा वगैरह, पत्ते वगैरह नजर आ रहे होते थे, सब कुछ वैसे ही था। वी कॉट टू फिश, अब ये दोबारा आ गया अपने बेटे वाली कहानी पर। वी कॉट टू फिश, हमने दो मछलियां पकड़ी थी। व्हेन वी गॉट बैक फ्रॉम अ स्विम बिफोर लंच, और जब हम
दोपहर के खाने से पहले स्विमिंग के लिए वापस आए, द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट। तो झील बिल्कुल वैसे ही थी जहां हम छोड़ कर गए थे। द सेम नंबर ऑफ द इंचेस फ्रॉम द डॉक, वो झील 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल अपनी जगह पर रुकी हुई थी। एंड देयर वॉज ओनली द मेरेस्ट सजेशन ऑफ द ब्रीज, बस फर्क इतना पड़ा था कि अब वहां पर कुछ हवा चलने लगी थी। ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को। दिस सीम्ड एन अटरली इंचेंटेड सी, और ये झील किसी जादुई समंदर की तरह थी। दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड कम बैक। और कहता है कि ये झील किसी समंदर की तरह थी, आप इस झील को चंद घंटों के लिए अपने हाल पर छोड़कर चले जाएं और जब आप वापस आएंगे एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टिर्ड, तो आप देखेंगे इस झील में किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुई। स्टिर का मतलब होता है हिलना। दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर, ये झील किसी साकिन शय की मानंद है, मतलब ये बिल्कुल अपनी जगह रुकी रहती है, आप चले जाएं और वापस आ जाएं, झील वैसी की वैसी ही रहेगी। स्कूल ऑफ फिश स्वयं बाय, आपको इस झील में मछलियों के झुंड या मछलियों के ग्रुप तैरते हुए नजर आएंगे। ईच फिश विद इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शैडो डाउबलिंग द टेंडर्स, और इस झुंड में इस मछलियों के इस जो अंदर जो ग्रुप तैर रहा है उसमें हर एक मछली अपने छोटे से साए के साथ आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, सूरज की तेज और शफाफ रोशनी में सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग अलोंग द शोर। अब डिस्क्राइब कर रहा है जो अपने बेटे के साथ आया मछली पकड़कर जब वापस आए स्विमिंग के लिए, तो कहता है कि वहां पर कुछ और लोग जो कैंपिंग करने के लिए आए थे वो लोग झील के किनारे तैर रहे थे। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, और एक तो साबुन से नहा भी रहा था। केक ऑफ सोप यानी साबुन की बट्टी। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, इनमें से एक साबुन से नहा रहा था। एंड द वाटर फेल थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, और पानी निहायत साफ सुथरा और शफाफ था। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, वहां हर तरफ सुकून, खुशहाली और रौनक थी। द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग नाउ, बस एक चीज थी उस झील पर जो अब बुरी थी। पास्ट पास्ट वाला था सब कुछ, जैसा फादर के साथ आता था सब कुछ वैसा था, लेकिन अब जब बेटे के साथ आया तो एक चीज थी वो बुरी थी। वो क्या थी? रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस। वो इस an unfamiliar nervous sound of the outboard motors, कश्तियों में लगी हुई मोटरों का शोर जो कि असाब को झंझोड़ देने वाली बेहंगम आवाज थी। नर्वस साउंड था। आउटबोर्ड मोटर कहते हैं उन कश्तियों को जिनमें मोटर बाहर लगी हुई होती है। आपने अक्सर देखा होगा जनरेटर टाइप की मोटर लगी होती है, वो रस्सी से खींचते हैं। अगर कभी आप किमाड़ी या मनौड़ा गए हो तो आप देखेंगे कि वो कश्तियां होती हैं उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है ऊपर को ना कोने में, और एक बंदा साथ में बैठा होता है, वो जनरेटर की रस्सी की तरह उसको खींचता है। जनरेटर ही होता है वो। और फिर वो जो आपकी कश्ती, वो जो उसका जनरेटर का जो कश्ती का जो जनरेटर होता है ना, वो चल जाता है और फिर वो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, फिर वो चलने लगती है, लेकिन वो शोर बहुत करती है। और एक होती है इनबोर्ड मोटर्स। ये जो इनबोर्ड मोटर्स होती हैं, इनकी मोटर्स जो हैं वो जो कश्ती होती है उसके अंदर अंदर लगी हुई होती है, उसको मतलब बाहर नहीं होती, तो उसकी वजह से उसका शोर इतना ज़्यादा नहीं आता। तो वो कहता है कि एक चीज़ थी वहाँ बहुत बुरी। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस एंड अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स। उस जगह पर जो शोर था मोटर्स का वो बड़ा तंग करने वाला था। दिस वॉज द नोट that jarred, the one thing that would sometimes break the illusion and set the ears moving। बस एक ये शोर था जिसको सुनकर जो है ना मेरा मतलब मैं जो पुरानी दुनिया में चला जाता था, फादर वाली दुनिया में, उस इल्यूजन में चला जाता था कि वक्त नहीं गुजरा है और मैं वापस छोटा हो गया हूँ और अब बेटे की शक्ल में जो है मैं वहां पर मौजूद हूँ। कहता है ये एक चीज थी जो मुझे मेरी ख्यालों की दुनिया से बाहर लेकर आ जाती थी। दिस वॉज द note that jarred, the one thing that would sometimes break the illusion and set the ears moving। और यही एक चीज थी जो मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आती थी। दोस अदर समर टाइम्स, और जबकि पिछली गर्मियों में अब दोबारा उसे पिछला वक्त याद आने लगा, यानी जब वो अपने फादर के साथ आता था। ऑल द मोटर्स वर इनबोर्ड, तमाम तमाम कश्तियां जो होती थी वो इनबोर्ड होती थी। एंड वेन दे वर एट लिटिल डिस्टेंस, और जब वो मोटरें थोड़े फासले पर होती थी, द नॉइज दे मेड वॉज अ सिडेटिव। तो चूंकि मोटरें अंदर होती थी तो उसका शोर इतना ज्यादा नहीं होता था, बल्कि एक अच्छा सा साउंड होता था, यानी
एक बुरा साउंड नहीं होता था। द नॉइज दे मेड वाज अ सेडेटिव एंड इंग्रेडिएंट्स समर ऑफ स्लीप, यानी वो साउंड ऐसा था कि जिसको सेडेटिव साउंड था, जिस जिस साउंड को सुन के ना जूं करके आवाज आती थी, उसको सुन के नींद आना शुरू करती थी। मतलब गर्मियों में तो मस्त था कि ये आवाज आनी 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 है। एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, दे वर वन सिलेंडर एंड टू सिलेंडर engines, और वो जो engines होते थे वो एक सिलेंडर वाले या दो सिलेंडर वाले होते थे। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, लेकिन उनसे जो शोर आता था, शोर भी नहीं कहेंगे, जो उसकी आवाज आती थी वो झील के अतराफ में गूंज रही होती थी। अब ये बात कर रहा है कि इसकी पास्ट वाली टायर की, तो उस टाइम तो वन सिलेंडर और टू सिलेंडर वाले होते थे, और उस टाइम जब अपने फादर के साथ आता था सबके पास इनबोर्ड मोटर्स होती थी, जबकि अभी जब आया अपने अब्बा के साथ तो आउटबोर्ड मोटर्स हैं, यानी सबकी जो है वो सबकी जो मोटर है वो बाहर लगी हुई है। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, द वन लंगर थ्रॉब्ड एंड फ्लटर्ड। वन लंगर्स वाले जो होते थे वो जनरेटर की तरह साउंड करते थे, यानी वो थ्रॉबिंग साउंड करते थे और वो फ्लटरिंग करते थे, यानी वो आपने जनरेटर देखा, कभी जनरेटर चलता है, डक 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 करके चल रहा होता है। एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पर्ड एंड पर्ड, और जो जो ट्विन सिलेंडर वाले होते थे, डबल सिलेंडर वाले होते थे, उनकी आवाज खर खर करके चल रही होती थी। एंड दैट वाज अ क्वाइट साउंड टू, और ये खर खर जो आवाज होती थी ये भी बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं होती थी, ये क्वाइट साउंड होता था। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, कह रहा है अब जब मैं आया हूं अपने बेटे के साथ तो अब सब लोगों के पास जो है, सारी कैंपिंग करने वालों के पास आउटबोर्ड मोटर्स हैं, जबकि जब अपने फादर के पास आता था तो इनबोर्ड होती थी। तो दोबारा उस बातों को याद कर रहा है, कह रहा है इन द डे टाइम इन द हॉट मॉर्निंग दीज मोटर्स मेड अ प्यूटिलेंट इरिटेबल साउंड, कहता है दिन के वक्त जब मौसम गर्म होता है तो ये आउटबोर्ड मोटरें बहुत तंग करती हैं और शोर मचाती हैं। यानी अब जब वो अपने बेटे के साथ यहाँ छुट्टियां गुजार रहा है तो उसको ये चीज़ तंग कर रही है। सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अब मोटर और ये जो कश्तियां हैं ना, ये बदल गई हैं और वो इससे डिस्टर्ब हो रहा है। एट नाइट इन द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टर ग्लो द लिट द वॉचर, और रातों में जब हर तरफ खामोशी हो जाती है और तारों की रोशनी में पानी चमक रहा होता है, दे वाइंड अबाउट वंस ईयर्स लाइक मॉस्किटोज, तो ये आउटबोर्ड मोटर्स जो है मच्छरों की तरह कानों में आके बीन बजाती हैं, यानी उसको तंग करती हैं। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप, हमने कैंप में एक बेहतरीन हफ्ता गुजारा। द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर डे, दिन भर सूरज आग बरसाता था, यानी बहुत गर्मी होती थी। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट, रात को हम थक जाते थे। एंड लाई डाउन इन द एक्यूमुलेटेड हीट ऑफ द लिटिल बेडरूम्स, और थकने के बाद हम बेडरूम्स गर्म गर्म हो रहे होते थे, बेडरूम गर्मी से, तो हम जमीन पर लेट जाते थे। आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे, और एक तवील गर्म दिन गुजारने के बाद, एंड द ब्रीज वुड स्टिर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली आउटसाइड, और जो बाहर हवा हो रही होती थी वो हल्की हल्की हवा बाहर चल रही होती थी, हम अंदर लेट जाते थे। एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम ड्रिफ इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स, और दलदल की बू और जंग आलूद खिड़कियों से अंदर आ रही होती थी। रस्टी स्क्रीन्स होती थी वहां पर क्योंकि वो पानी वाली जगह होती थी। स्लीप वुड कम इजीली, एंड और हम फिर मजे से सो जाते थे क्योंकि दिन भर के थके हुए होते थे, दिन भर गर्मी बहुत होती थी, तो रात में हम मजे से सो जाते थे। इन द मॉर्निंग द रेड स्क्विरल वुड बी ऑन द रूफ टैपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन, और सुबह होते ही सुर्ख गिलहरी या लाल गिलहरी जो होती थी वो छत पर टप टप करना शुरू कर देती थी क्योंकि वो कॉटेज के अंदर होते थे। आई केप्ट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, मुझे वो सब कुछ याद है। लेइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, एक हफ्ता हो चुका है मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और एक हफ्ता हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, रात को हम सो रहे हैं और अब सुबह जैसे ही होती है तो गिलहरी टप टप करके अपनी रूटीन शुरू कर देती है, यानी इनकी आंख खुल जाती है। वो कह रहा है मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ तो मुझे सब कुछ याद है। तो प्यारे बच्चों, आपने गौर किया होगा कि किस तरह राइटर ने अपने बिखरे हुए ख्यालात को इस एस्से में लिखा है। इसको जो जो याद आता जा रहा था वो उसको जिक्र करता जा रहा था, और ये अंदाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें।